Assalamu alaikum students, this is Kashif Anis and in this video we are going to solve the MCQs of sheet number 2 chapter number 4 Sinboard। ठीक है जी। तो आप जब पहला क्वेश्चन देखें तो उसमें कहा ही जा रहा है दो रोप्स हैं जो कि यूज हो रही हैं किसी वेट को सस्पेंड करने के लिए। द टेंशन इन द रोप्स विल बी। अच्छा, इसको समझने के लिए मैं आपको एक ना मैथमेटिकल चीज सिखाता हूँ। होता हमारे पास क्या है, एक्शन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट तो भैया सब जानते हैं ना। अच्छा, ये एक रोप है, ठीक है। टू रोप्स आर यूज टू सस्पेंड अ वेट, सॉरी इस तरह से। और लेट सपोज ये इस तरह से कनेक्ट है, ऊपर से दो रस्सियां आ गई और यहाँ से जो है वेट कनेक्ट है। अब वेट जो है वो जा रहा है कहाँ बेटा, नीचे की तरफ, ठीक है। अब दो रस्सियां, तो मुझे बताएं हर रस्सी पर वेट पूरा डिवाइड होगा आधा आधा डिवाइड होगा। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वेट जो है आधा आधा डिवाइड हो जाए, क्योंकि देखें अगर इनको ऐड करें तो डब्ल्यू बनना चाहिए ना, उस डब्ल्यू को थोड़ा तो इक्वली डिवाइड होना चाहिए, ऐसा है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि भाई ये जो वेट है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। आ रही है बस हमें। हाँ, अगर तीन रस्सियाँ होती तो फिर वन थर्ड डिवाइड होता, चार होती तो वन फोर्थ डिवाइड होता है, सो ऑन। जैसे आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे हो रहा है। द फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन। ये केमिस्ट्री का टॉपिक था, ये कुछ मिस एमसीक्यूज है इस चैप्टर में, मैं आपको बताता जाऊंगा। अच्छा बेटा, द एंगल एट विच द प्रोजेक्टाइल अटेन्स द 86.6% ऑफ द मैक्सिमम रेंज। कोई ऐसा एंगल जिस पर प्रोजेक्टाइल 86.6% ऑफ द रेंज पकड़ ले, वो क्या होता है? अच्छा, रेंज का जो फॉर्मूला होता था वो होता था वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, ठीक है। अच्छा, 86.6% को अगर मैं नंबर में कन्वर्ट करूँ तो ये बन जाएगा 0.866। और 0.866 की वैल्यू जो है वो साइन तब देता है जब साइन का एंगल जो है कितना होता है, 60। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, यहाँ पे 2 रखा हो तो यहाँ पे 60 का हाफ पुट करेंगे क्योंकि डबल होके दोबारा 60 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, 30 आएगा। आ रही है बात समझ में? तो उस तरह से वाला हो जाएगा, काम यहाँ पे होगा। आगे चलते हैं, इसको देखें। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस में बी इंक्रीज बाय। दो फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर बढ़ाना हो तो क्या किया जाए? बाय इंक्रीजिंग द एंगल बिटवीन देम, बाय डिक्रीजिंग द एंगल बिटवीन देम, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर रिप्रेजेंटेड बाय देम। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपने कोसाइन लॉ देखा था ना, ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, था ना। अब अगर आप एक बात याद रखें तो उसमें होता कुछ इस तरीके से है, उसमें आता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा का जब एंगल बढ़ता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, नहीं जब उसकी वैल्यू एंगल कम होता है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। आप करके देखिएगा। उसका मतलब यहाँ पर सूटेबल आंसर है बेटा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, ठीक है जी। द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द फोर्स है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सबसे वीक होती है ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है जी, याद रखिएगा। आपके टेस्ट में भी हो सकता है हम ये पूछ लें आपसे। Machines part are jammed in winter due to increase in viscosity of lubricant, decrease in viscosity of lubricant, increase in surface tension, decrease in surface tension। आंसर है increase in viscosity। जब गाढ़ापन बढ़ जाता है लिक्विड का तो वो थोड़े से जैम हो जाता है। सरफेस टेंशन का ऐसा इससे कोई रिलेशन नहीं होता। हालांकि ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड सवाल नहीं था, नहीं कि बस ये था हमारे बुक में तो मैंने सॉल्व करा दिया, ठीक है बेटा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये कह रहे हैं बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू? अ कांस्टेंट नेट फोर्स एक्स ऑन द बॉडी, अगर फोर्स हो तो कांस्टेंट स्पीड नहीं हो सकती, एक्सीलरेटेड स्पीड होती है हमेशा। अ कांस्टेंट फोर्स एक्स, अ कांस्टेंट फोर्स एक्स ऑन द बॉडी, नो नेट फोर्स एग्जिस्ट। तो आंसर है नो नेट फोर्स एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि हमें पता है बेटा कि फोर्स के अंदर जो है एक्सेलरेशन होती है, और अगर एक्सेलरेशन आती है तो वेलोसिटी में चेंज आता है। लेकिन अगर वेलोसिटी का चेंज जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगी और फोर्स भी जीरो हो जाएगी। सही है, सिंपल सा आंसर है। A bird sit on a telephone wire 3 kilometer long. The additional tensile produced in the wire as a resultant of this. For example, ये वायर है, ठीक है। यहाँ पे चिड़िया बैठ गई। अब चिड़िया का जो वेट होगा वो नीचे जाएगा और जो दोनों तरफ की टेंशन है वो ऊपर जाएगी। तो लेट्स सपोज का वेट डब्ल्यू, तो टेंशन वायर में क्या होगी, डब्ल्यू का हाफ होगी ना, तो हो जाएगा लेस देन द वेट, ठीक है जी। इस तरह से जो है ये काम किया जाएगा एक वायर की। अगर टोटल पूछी जाए तो वो दोनों इक्वल के बराबर होगी। तो समझ नहीं पता टोटल पूछा है क्या पूछा है, बस एक टेंशन के हवाले से बात कर लेते हैं तो वो उसके लेस होगी। To drive nail into a wall as far as possible with a with a billowing bow। जो मारते हैं ना ठक करके एक बार मारता है तो बाव कहते हैं, bow कहते हैं, ब्लो ब्लो कहते हैं, सॉरी। The head of the hammer should have uh,
जितना ज़्यादा आप ज़ोर से मारेंगे उतना ज़्यादा नेल अंदर जाएगी, और जितना ज़्यादा हैमर का जो लोहा होगा भारी होगा उतना उसका इनर्शिया होगा, उतना उसको रोकना मुश्किल होगा, वो कील को ज़्यादा अंदर ठूस देगा। ऑप्शन बी इज़ द मोस्ट करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा। A truck is towing a trailer is accelerating on a level road. The force exerted by that truck on the trailer is, अब वो लगातार एक्सेलरेट कर रहा है तो ग्रेटर देन द फोर्स एक्सर्टेड, इक्वल टू द फोर्स द ट्रेलर एक्सर्ट्स ऑन ट्रक, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ट्रक ऑन द ट्रेलर इज ग्रेटर देन द फोर्स द ट्रेलर एक्सर्ट्स ऑन द, अब देखें एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो क्या होना चाहिए आप खुद सोचें। अगर ये एक्सेलरेट नहीं होता तो मैं कहता इक्वल है, लेकिन ये एक्सेलरेट हो रहा है तो उसका मतलब ये होगा ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। ठीक है जी। वॉकिंग ऑन द ग्राउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है बेटा, हमेशा एक बात याद रखें, वॉकिंग की जो एग्जाम्पल है वो थर्ड लॉ पे होती है। इन बाईसाइकिल स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज कन्वर्टेड टू रोलिंग फ्रिक्शन विद द हेल्प ऑफ, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, रोलिंग फ्रिक्शन में। बॉल बेयरिंग, बेयरिंग्स जो होते हैं ना वो रोटेट करते हैं, जैसे आपने फैन में देखा होगा बेयरिंग्स होते हैं, तो वो स्लाइडिंग को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, रोलिंग के अंदर। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू द सिस्टम दैट द टोटल मोमेंटम, अगर किसी किस्म की कोई फोर्स ना लगे तो हम जानते हैं F इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी, तो मोमेंटम हमेशा रहता है कांस्टेंट। ठीक है जी। टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस कोलाइड इलास्टिकली देन, अगर दो बॉडीज जो हैं इलास्टिकली कोलाइड कर जाएं तो क्या होगा, इलास्टिकल कोलिजन में मोमेंटम भी कंजर्व होता है, काइनेटिक भी कंजर्व होती है। और अगर इस क्वेश्चन के बारे से बात करें तो अगर दो इक्वल मास की बॉडीज कोलाइड करें तो कहा ही जाता है कि वो अपनी वेलोसिटीज को एक्सचेंज कर लेते हैं, क्योंकि इनमें कोई रेजिस्टेंस वगैरह होती नहीं है, जितना मास पहले का उतना मास दूसरे का भी है, तो इस तरह से जो है सारा जो है काम किया जाता है बेटा। A body, a light body, collides with a very large body at rest, bounces off at rest. It bounces off at the velocity dash to the initial velocity. अच्छा भाई, एक हल्की बॉडी एक भारी बॉडी से टकराई, ऐसा है, तो अब क्या होगा, जब एक हल्की बॉडी एक बहुत भारी बॉडी से टकराएगी तो जितनी स्पीड से वो गई है उतनी स्पीड से ही वो क्या हो जाएगी बेटा, बाउंस बैक हो जाएगी। तो इसमें जो आंसर है वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। जैसे आपने दीवार में बॉल बॉल फेंकी, जितनी स्पीड से बॉल गई थी उतनी स्पीड से वो वापस भी आ जाएगी। हाँ, अगर आप किसी बैट की एग्जांपल ले रहे हो तो जब बैट से किसी बॉल को स्ट्राइक करते हैं तो बैट्समैन की थोड़ी सी फोर्स उसमें ऐड हो जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पर तो सब रेस्ट पे है ना, इसकी वजह से वाला काम हो रहा है। लेकिन रियल लाइफ में अगर बात करें तो स्पीड वैसी नहीं रहती, थोड़ी सी कमी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे कोई रियल लाइफ कॉम्पिटिशन है तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। In an inelastic collision between a massive body at rest and a light body at high velocity, the velocity of lighter body after the collision will be, is same as in magnitude but opposite in direction। ये वही क्वेश्चन ऊपर वाला नीचे रिपीट हो गया। A bullet in motion hits and get embedded into a solid block resting on the frictionless surface. What is conserved? अच्छा बेटा, दो बॉडीज थी पहले, बुलेट और ब्लॉक, और टकराने के बाद बुलेट ब्लॉक में फंस गई है, अब एक बॉडी हो गई है, तो इसका मतलब ये है इनइलास्टिक कोलिजन। चैप्टर 3 में हमने बात की थी ना कि जब दो बॉडीज, नंबर ऑफ बॉडीज बदल जाएं, कम थे ज़्यादा हो जाएं, ज़्यादा से कम हो जाएं, तो उसे हम कहते हैं इनइलास्टिक। और इनइलास्टिक में सिर्फ क्या कंजर्व रहता है जी, मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो इसमें जो आंसर पीछे लगा हुआ है वो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तो ये गलत है बेटा, आंसर होगा एम। ठीक है। इट इज़ डिफिकल्ट टू स्टॉप अ body moving with a greater speed, it is difficult to stop a body moving with a greater velocity than another body which is moving with a lesser velocity. This is due to the difference of momentum, क्योंकि जब वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो मोमेंटम बढ़ जाता है, जब वेलोसिटी कम होती है मोमेंटम कम हो जाता है। मोमेंटम की वजह से तेज मूव करने वाली बॉडी को रोकना मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू स्लो मूव करने वाली बॉडी से। अ फोटोन इज अलाउड टू हिट एन इलेक्ट्रॉन विच इज एट रेस्ट, देयर विल बी डैश ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अ चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम रुका हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन रुका हुआ होगा, और जब वो कोलाइड करेगा तो वो मूव करेगा, और जब मोमेंटम मूव करेगा तो पोजीशन भी तो चेंज होगी, तो चेंज इन पोजीशन और मोमेंटम। इन एन इंक्लाइंड प्लेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज मैक्सिमम व्हेन द इंक्लिनेशन, अच्छा जी इंक्लाइन प्लेन में होता ही था। इंक्लाइन प्लेन में अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो इंक्लाइन प्लेन में जो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला था वो था ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा।
अगर मैं साइन थीटा को 90 कर दूं तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी 1 और ए बराबर हो जाएगा जी के। इंक्लाइन प्लेन में एक्सेलरेशन कभी भी जी से बढ़ नहीं सकती, तो जितनी ज़्यादा एक्सेलरेशन उतनी ज़्यादा वेलोसिटी, तो आंसर बन जाएगा 90 डिग्री। ठीक है बेटा। अ ट्रेन इज मूविंग on a horizontal surface with a constant velocity of this, it requires a maximum of 7500 watts power. The force retarding the motion is, अब सिंपल है बेटा, पावर का वेलोसिटी और फोर्स का एक रिलेशन हमने बताया था, तो बस आप यहाँ से जो है फोर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मैथमेटिकल वेक्टर वाला क्वेश्चन है। कहा ही जा रहा है एक 100 ग्राम का जो, एक 100 न्यूटन का जो ब्लॉक है वो हैंग करता है। जब उस पर यहाँ से 15 न्यूटन की फोर्स लगती है तो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, ऐसा है। तो यहाँ पर जो टेंशन आ रही होगी कितनी आ रही होगी, 100 न्यूटन। और ये जो फोर्स लग रही है कितनी लग रही है भाई, 15 न्यूटन। 15 न्यूटन, ये ट्राइंगल बन गया पूरा एक। ये एंगल निकालना है, तो एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज साइन थीटा में आते हैं। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 50, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 100, कैंसिल करो तो आंसर आ जाएगा हाफ। और साइन की वैल्यू हाफ बेटा सिर्फ कितने एंगल पे आती है, 30 डिग्री पे आती है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। 23 पढ़ते हैं, 10 किलोग्राम फ्रेगमेंट फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ हैज अ नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ दिस, द नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्रेगमेंट विल बी। ये वेटलेसनेस का सवाल है, जब आप ग्रेविटेशन का टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको ये सवाल जो है मिल जाएगा। अब इसमें असल में हो कुछ इस तरह से रहेगा, मैं आपको यहाँ पे बकायदा इसकी जो है पूरी कैलकुलेशन करवा दूँ। ये एक ब्लॉक है बेटा, ठीक है। अच्छा, जो है वो नीचे की तरफ जो है मूव कर रहा है। ठीक है जी। अब जब वो नीचे की तरफ जाएगा तो उसका वेट जो है वो इस तरह से होगा, और जो उसका एटमॉस्फेयर का रिएक्शन है, एयर का रिएक्शन है, वो जो कि यहाँ पे देखें एयर वगैरह कंसिडर नहीं, अपना कुछ बताया नहीं क्या कि ये वैक्यूम में मूव कर रहा है, क्या कर रहा था, हम एयर कंसिडर कर लेते हैं। देखिए एयर की जो है फ्रिक्शन जो है वो अपवर्ड्स की तरफ जो है मूव कर रही है, ठीक है। अब अगर मैं नेट फोर्स निकालूँ तो नेट फोर्स यहाँ पे कैसे निकलेगी, नेट फोर्स यहाँ पे कुछ इस तरह से निकलेगी कि एफ नेट इज इक्वल्स टू, नीचे जा रहा तो ग्रेटर फोर्स है वेट, और जो स्मॉलर फोर्स है वो है फ्रिक्शन। ठीक है बेटा। अब फ्रिक्शन को हम इधर ले आते हैं क्योंकि हमें इसको मालूम करना है, और वेट माइनस एफ है। अब असल में हो ये रहा है, अगर ये फ्रिक्शन ना होती तो बॉडी पर पूरा वेट एक्ट करता, लेकिन ये वेट, ये फ्रिक्शन इस वेट को ओवरकम कर रही है। तो कितना ओवरकम कर रही है हमें वो निकालना है, क्योंकि इस फ्रिक्शन की वजह से ही, इस बॉडी के गिरने की वजह से उसको अपने वेट का एहसास कम हो रहा होगा। आ रही है बात समझ में। तो ये वाला जो है काम होता है, अगर ये फ्रिक्शन इतनी ज़्यादा हो जाए कि इस वेट के बराबर हो जाए तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगी और बॉडी जो है वेटलेसनेस एक्सपीरियंस करेगी। तो फॉर्मूला बन जाएगा एम जी माइनस एम ए, और एम कॉमन निकालो तो फॉर्मूला बन जाएगा जी माइनस ए। इसकी ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी चैप्टर नंबर 6 में, जो कि है सिंध बोर्ड का चैप्टर नंबर। अब देखिए मास कितना गिवन है 10, जी की वैल्यू 10 है, और ये कितना होता है 5, कितना बचा 5, और 5 10 से क्या हो जाएगा 50। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। आ रही बात समझ में। तो इस तरह से बस ये क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो क्या है, इन अ टग ऑफ वॉर match, one side is pulling with a force of 3000 Newton, what force will be applied on the other side to keep an equilibrium? ऑब्वियस ही बात है, अगर इस तरफ 3000 न्यूटन लग रहे हैं तो इस तरफ भी कितने लगने चाहिए, 3000 न्यूटन ही लगने चाहिए। तो आंसर आ जाएगा ये। एन स्कीमो is pulling a sledge across the snow, the sledge has a mass of this, the skimo pulls with the horizontal force of this and the constant force of friction is this, the acceleration of the sledge will be। सिंपल है इसको सॉल्व करने का तरीका। सबसे पहले तो आप एक बात बताएं, 16 न्यूटन की फोर्स है, 16 न्यूटन की फोर्स है, इसमें से 20 फ्रिक्शन खा जाएगा तो बचेगा क्या। तो अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करें तो बेटा ये काम कुछ इस तरीके से हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू एम ए, 60 में से 20 चलेगा तो बचे कितने 40, मास कितना है 25, एक्सीलरेशन आप मालूम कर सकते हैं, काम खत्म। इतनी फोर्स है, ये ब्लॉक का मास है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का फॉर्मूला लगा दीजिए, F इज इक्वल्स टू म्यू एम जी, सॉरी F इज इक्वल्स टू म्यू आर, और आर बराबर होता है W के, थे फॉर्मूला बन जाएगा F इज इक्वल्स टू म्यू W। बस सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन आसानी से। A particle having a mass of this is moving with the speed of this. Find the magnitude of momentum of the particle. P is equals to mv. अब मास ये है, मोमेंटम ये है, स्पीड निकालनी है, आसानी से मालूम कर सकते हैं। अच्छा बेटा, दो मासेस हैं 10 और 8 kg के, आर मूविंग वर्टिकली बाय द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग पास ओवर सिंगल पुली, डाउनवर्ड एक्सीलरेशन होता है 10 किलोग्राम मास है। आपको याद है ना, टेंशन का हमने केस पढ़ा था, इसमें स्प्रिंग होते थे, स्ट्रिंग थी और दो बॉडीज हैंग करती थी, और उसकी एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या था, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल मल्टीप्लाई बाय g, और m1 इसमें ज़्यादा होता है, बस वही सॉल्व करना है।
अगले में इसकी टेंशन निकालनी है, तो टेंशन का फॉर्मूला होता था 2m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल मल्टीप्लाई बाय, ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। When a bullet is fired from a gun, the velocity of the gun is obviously बात है greater than the bullet, क्योंकि जो गन सॉरी velocity of the gun is less than the bullet, क्योंकि गन भारी है तो मोमेंटम कंजर्व करने के चक्कर में वो अपनी वेलोसिटी को कम कर लेती है। ठीक है जी। Body A and B have same masses and placed 2 centimeter apart on a uniform surface. If the block A is pushed towards the block B with a velocity of 20, what will be the velocity of the A after elastic collision with B? ठीक है जी। तो अब हमें जो है वेलोसिटी निकालनी है किसकी, इसकी निकालनी है ब्लॉक बी की। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर जो है ना इलास्टिक कोलिजन का फॉर्मूला लगा है, लेकिन यहाँ पे दो बॉडीज हैं और हमें पहली बॉडी की वेलोसिटी निकालनी है और दूसरी बॉडी के बारे में कुछ खास ऐसा पता नहीं है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे v1 का। ये वाले फॉर्मूले मैंने आपको याद कराया था ना, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल मल्टीप्लाई बाई u1 प्लस जो यहाँ पर माइनस होता है आगे जाके डबल हो जाता है 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल मल्टीप्लाई बाई u2। ठीक है ना। अच्छा देखिए, जो पहली बॉडी वो मूव कर रही है, A is pushed towards B with the speed of this. What will be the velocity of A after elastic collision with B? ठीक है जी। अच्छा B के बारे में कुछ नहीं बताया, इसका मतलब मैं कंसिडर करता हूँ B रेस्ट पे था, तो B की जो U2 है वो जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो V1 निकालने का तरीका सिर्फ ये है कि आप इन दोनों को जो है मालूम कर लें। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अब हमें पता है कि भाई हमारे पास जो मासेस हैं वो क्या है बेटा, इक्वल है। ठीक है। तो अब इक्वल मासेस के हवाले से अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इस वाली सिचुएशन को जो है पुट करता हूँ, तो यहाँ पे देखें m1 और m2 इक्वल है। ठीक है ना। m1 और m2 जो हैं वो इक्वल हैं और बराबर हैं m के। तो जैसे ही आप यहाँ पे m और वहाँ पे m पुट करेंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, v1 का आंसर भी जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब ये सिनेरियो ये है कि इनके पास कुछ भी स्पीड होने के, इनके मासेस इक्वल हैं, तो पहले वाले ब्लॉक की जो स्पीड है वो बेसिकली क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि उसने इलास्टिक कोलिजन जो है किया है यहाँ पे। हाँ, लेकिन अगर इसमें कहा होता है कि ये रिबाउंड कर रहा है, वापस आ रहा है, और लेट सपोज जो बड़ी वाली बॉडी है उसका मास ज़्यादा है, तो फिर इसकी स्पीड जो है इसके बराबर हो जाती है। इस तरह से होता है ये वाला काम। ठीक है बेटा। है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन एक्सीलरेटेड रॉकेट ऑफ मास दिस रीचेज एट दिस, आपको मोमेंटम निकालना है बेटा, एम भी कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें भी वही है, रिकॉयल ऑफ द गन निकालना है। A bullet of 0.2 kg is fired from a 5 kg gun with the speed of this. Find the recoil of the gun. रिकॉयल की मैंने आपको डायरेक्टली शॉर्टकट कराया था, मास ऑफ बुलेट इनटू स्पीड ऑफ बुलेट डिवाइड बाय मास ऑफ गन कर लीजिए, बस काम खत्म हो जाएगा। मास ऑफ बुलेट कितना है 0.2, स्पीड ऑफ बुलेट कितनी है 5, मास ऑफ गन कितना है, सॉरी स्पीड ऑफ बुलेट है 200 और मास ऑफ गन कितना है 5। ठीक है जी। तो अगर मैं दो जीरोस को से मल्टीप्लाई करूँ तो पॉइंट दो प्लेस आगे आ जाएगा, ये 20 बन जाएगा, 22 ज़ा 40 और 40 को 5 से कर दें, आपके पास एक आंसर आ जाएगा 8। सिंपल, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा यहाँ पे। If a body of mass m is moving at constant speed, also called tangential velocity in a circular path, its tangential acceleration will be, अच्छा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो है वो नॉर्मल एक्सीलरेशन में होती है, वो सब तब प्रोड्यूस होती है जब वेलोसिटी में चेंज आता है। ये देखिए यहाँ वेलोसिटी जो है कांस्टेंट, तो आंसर हो जाएगा जीरो। ठीक है जी। व्हाट इज द वर्क डन ऑन द बॉडी, अब देखें एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ में सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है जो सेंटर की तरफ लगती है, 90 डिग्री पे एक्ट करती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स से किसी भी किस्म का कोई वर्क नहीं होता, याद रखिए। Which of the following statement is correct for a particle moving in a horizontal circle with a constant angular velocity? हॉरिजॉन्टल सर्कल से आपका छत पे जो फैन लगा होता है वो सर्कल बनाता है, इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल कहते हैं, और एक पेडेस्टेरियन फैन सर्कल बनाता है उसे वर्टिकल सर्कल कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल सर्कल के हवाले से क्या होगा, द लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट बट काइनेटिक एनर्जी वेरीज, द काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट बट लीनियर मोमेंटम वेरीज, both kinetic and linear momentum are constant, neither kinetic neither linear nor kinetic is constant। अच्छा, सर्कल में अगर आप एक बात समझें तो बेटा, सर्कल में जब कोई बॉडी जो है मूव करती है तो उसके साथ हमारे पास होता क्या, जब वो सर्कल में मूव करती है तो अगर मैं यहाँ पे सर्कल बनाऊँ तो हर डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलेगी, मैग्नीट्यूड भले ना बदले लेकिन डायरेक्शन तो बदलेगी ना, तो वेलोसिटी का वेक्टर बदलेगा, तो मोमेंटम का वेक्टर भी बदलेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो है ही स्केलर, तो ये कभी भी नहीं बदलती क्योंकि फैन तो सेम स्पीड से मूव कर रहा है, तो आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक डिस्टेंस गिवन है आपको
एंगल गिवन और रेडियस निकालना है, तो एस इज इक्वल्स टू आर थीटा विल बी द आंसर। तो रेडियस बराबर हो जाएगा एस अपॉन थीटा के, तो सॉल्व करेंगे तो ये आंसर बन जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रीपिटल फोर्स निकालनी है, मास वेलोसिटी रेडियस गिवन है, फॉर्मूला लगाना है आपको। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हम लोग सब जानते हैं क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है बेटा, बस ये काम जो है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में देखें तो क्या कह रहे हैं, बॉडी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन मेक्स एन कंप्लीट ऑक्सीलरेशन 1 सेकंड, इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी, जब हमारे पास एन ऑक्सीलेशन 1 सेकंड करती है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आपको हमेशा एक बात पता होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर टाइम पीरियड एन है तो फ्रीक्वेंसी होगी 1/n। इसके हवाले से फिक्रमंद ना हो, जब आप लोग चैप्टर नंबर पढ़ेंगे 8, तो पढ़ ही लिया आपने वैसे भी, वहाँ पे आपको इसकी सोल्यूशन मिल जाएगा। ये बिला वजह यहाँ पे डाला हुआ क्वेश्चन। एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया 100 मीटर पर सेकंड से 60 से, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ इट्स वेलोसिटी जो है आपको निकालना है। तो बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालने का सिंपल सा तरीका होता है 100 इंटू कॉस 60। कॉस 60 होता है हाफ, तो 100 का हाफ करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50। बहुत ही आसान सा सवाल था। सेंटीपिटल एक्सेशन गिवन है, सेंटीपिटल एक्सेशन निकालनी है, वेलोसिटी गिवन है, रेडियस गिवन है। सेंटीपिटल एक्सेशन का फॉर्मूला हम सब जानते हैं क्या होता है, ए सी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। सॉल्व हो सकता है। अच्छा जी, मास गिवन है, रेडियस गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, सेंटीपिटल फोर्स निकालनी है, पता है आपको फॉर्मूला क्या होगा। पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन इज गिवन बाय, अच्छा जी, सर्कुलर मोशन में एंगुलर स्पीड होती है जो कि बराबर होती है थीटा अपॉन टी के। एक चक्कर लगाने के बाद थीटा हो जाता है 2 पाई, तो अगर मैं टाइम पीरियड निकालूं तो टाइम पीरियड बराबर हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा के। आ गया रिलेशन, मैंने सर्कुलर मोशन में भी आपको दिखाया था, बस ये आंसर जो बन जाएगा। ठीक है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स परफॉर्म मैक्सिमम वर्क, मिनिमम वर्क या नो वर्क, नो वर्क। इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ describing equal angles in equal interval, its velocity vector remains constant, changes its direction, changes its magnitude, changes both its magnitude and direction। अच्छा भाई, वो हर इंटरवल पर इक्वल मैग्नीट्यूड कवर करे, यानी कि उसकी रोटेशन सेम है, यानी कि उसकी डायरेक्शन तो बदल रही है, उसकी डायरेक्शन हमेशा बदलेगी, मैग्नीट्यूड भले सेम रहे, क्योंकि देखिए उसने एंगल सेम सेम कवर किए। तो जब एंगल एक एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ही हिसाब से कवर हो रहा है, तो उसका डिस्टेंस भी सेम कवर होगा, और डिस्टेंस सेम कवर होगा तो वेलोसिटी भी जो है हर पॉइंट पे सेम आएगी, लेकिन डायरेक्शन तो बदलेगी ना। A car moving on a horizontal road may be thrown out of the road by taking a turn because of the lack of the proper due to the rolling friction between the surface, lack of the proper centripetal force या क्या। तो अब अगर हम इसके बारे से याद रखें तो एक बात याद रखें, जब आप गाड़ी को मोड़ते हैं ना, तो अगर सरफेस बहुत सख्त है, मतलब रफ है, तो गाड़ी को आप हाई स्पीड में मोड़ सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है, जो जितनी ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिक्वायर्ड होती है, वो दोनों हमें मिल जाती है फ्रिक्शन की वजह से। लेकिन अगर सरफेस बहुत स्लिपरी है, जैसे ही आप गाड़ी को मोड़ेंगे तो क्या होगा, सेंट्रीपिटल जितनी चाहिए थी उतनी आएगी नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन कम है। जब ये कम होगी तो सेंट्रीफ्यूगल कम हो जाएगी और गाड़ी जो है स्किड कर जाएगी। तो सारा जो काम है वो सेंट्रीपिटल का होता है। गाड़ी को तेज टर्न करवाने की नहीं जो हमें फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो सेंट्रीपिटल होती है, ताकि उससे सेंट्रीफ्यूगल जनरेट हो सके। द मड फ्लाइज ऑफ द टायर ऑफ अ मूविंग बाइसाइकिल इन द डायरेक्शन ऑफ, जब भी कोई व्हील, ये कीचड़ है, ये व्हील घूम रहा है, कीचड़ हमेशा यहाँ से निकलती है, तो एक टेंजेंट होता पाथ होता है। अक्सर देखा मोटरसाइकिल का जो पीछे का 20 रुपए वाला फ्लैप होता है वो नहीं होता, जब बाइक चल रही होती है तो पानी जो होता है, अगर ये फ्लैप ना हो सीधा मुंह पे आ रहा होता है, तो बेसिकली वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। When a mass is rotating in a plane about a fixed point, its angular momentum is directed along, जब ये अपने फिक्स पॉइंट के अक्रॉस रोटेट करता है तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा यहाँ से से होता है। तो ये बेसिकली क्या है, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, ये आंसर सही है। A body may have constant linear velocity if it's follow a constant linear velocity। constant linear velocity का मतलब आपके पास क्या होता है कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट का मतलब है डायरेक्शन भी कांस्टेंट और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट। सर्कुलर पाथ में ऐसा नहीं होता, एलिप्टिकल में नहीं होता, जिगजैग में नहीं होता है, कि रेक्टिलिनियर पाथ में होता है। रेक्टिलिनियर पाथ मतलब स्ट्रेट पाथ जो हम कह सकते हैं। तो बेटा इस तरीके से ये वाले जो एमसीक्यूज हैं वो पूरे होते हैं, और यहाँ पे जो पूरी शीट है वो हमने सॉल्व कर ली। अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके दूसरे न्यूमेरिकल। यहाँ पे शीट 1 के भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए, शीट 2 के भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए। जो चैप्टर 4 था जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन, इसके सारे एमसीक्यू इस तरीके से जो है यहाँ पे आके एंड हो जाएंगे। और फिर नेक्स्ट में फिर हम इंशाल्लाह किसी नए चैप्टर के एमसीक्यूज के बारे से बात करेंगे। तो आपकी जो भी क्वेरीज हो आप मुझे जो है खुद से पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि जो भी मिसकंसेप्शन हो आप पे क्लियर हो जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नेक्स्ट एमसीक्यू। थैंक यू वेरी मच।